हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, कल हमने मौर्यकालीन शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्यकालीन जो राजकीय व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको यहाँ पर देखेंगे। अशोक के प्रमुख शिलालेख देखते हैं। सबसे पहले पहला शिलालेख है अशोक का। इसमें क्या कहा गया है? तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है कि पशु की बलि देना या उनको मारना निंदनीय अपराध है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में धर्मघोष की घोषणा की गई है। पूछा जा चुका है कि धर्मघोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई थी, तो चौथे में की गई थी। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा शिलालेख किससे संबंधित है, तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति से संबंधित है पांचवा शिलालेख। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा से संबंधित है। सातवां आठवां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है सातवें आठवें शिलालेख में। और ये सम्मिलित रूप से ही अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, सातवां शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इन दोनों शिलालेखों को मिलाकर इसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है अशोक की। नौवां शिलालेख देखते हैं। शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है नौवें शिलालेख में। 10वां शिलालेख प्रजा के हित के बारे में सोचा गया है 10वें शिलालेख में। जो मौर्यकालीन उच्च अधिकारी होंगे वो प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, ऐसा कहा गया है 10वें शिलालेख में। नेक्स्ट देखते हैं 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या की गई है। ये याद रहे, वहाँ पर धम्म कोश की घोषणा थी और यहाँ पर धम्म की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। जो स्त्री थी उनकी भी महामात्रों की नियुक्ति की गई है 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो ये उससे संबंधित है। इसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और यहाँ से अशोक युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। 14वां शिलालेख कहता है कि जनता धार्मिक जीवन व्यतीत करे। अशोक के स्तंभ इस 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को संबोधित किया है कि वह अपना धार्मिक जीवन बिताएं। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है प्रयाग स्तंभलेख, जो कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था अकबर द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभिलेख अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित किया था, तो प्रयाग स्तंभलेख है। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, ये टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली मेरठ अभिलेख तीसरा। मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है हमारा रामपुरवा। इसकी खोज 1872 में की गई थी। ये चंपारण बिहार में स्थित है, रामपुरवा शिला अभिलेख। फिर आता है हमारा पांचवा स्तंभलेख। ये लोहिया अरेराज चंपारण बिहार में स्थित है। फिर आता है छठा लोरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में स्थित है। पूछा जाता है कि मोर के चित्र से बना जो स्तंभलेख है वह कौन सा है, तो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम रानी का अभिलेख। इसे कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, तो रुम्मीदेई अभिलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है। सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। पूछे जा चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिलालेख मनुष्य मेरे बच्चे, ये भी घोषणा की गई है। पूछा जाता है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, तो प्रथम शिलालेख में। शार ए कुना क्या है? ये कंधार अभिलेख है। जो ग्रीक और अरमाइक भाषाओं के अभिलेख मिले हैं शार ए कुना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपधा परीक्षण क्या होता था? जो मुख्यमंत्री और पुरोहित वगैरह थे उनकी नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र और उनके बारे में जांच परख की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मंत्री परिषद, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सदस्यों की संख्या क्या थी मंत्री परिषद की? 12, 16, 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के समय मौर्य साम्राज्य प्रांतों में मौर्य समय मौर्य
अशोक के काल में मौर्य साम्राज्यों की जो प्रांतों की संख्या वो कितनी थी, तो 5 थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 थी। और प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था। जो अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य के प्रांत थे उनकी संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे, तो प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे प्रांतों के प्रशासक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 ग्रामों का जो शासन संभालता था उसे गोप कहा जाता था। मौर्य प्रांत की राजधानी आप देखेंगे, मौर्य प्रांत की राजधानियां कौन कौन सी थी। तो जो उत्तरापथ था, उत्तर की ओर था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की तोसली थी। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी। पूछी जाती है स्टेटमेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल के अधिकारी, अब हम अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। मंत्री किसे कहा जाता, तो प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। पुरोहित कौन होता था, जो धर्म दान विभाग का जो प्रधान होता था उसको पुरोहित कहा जाता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, उच्च अधिकारी होता था। युवराज राजपुत्र को कहा जाता था, जो राजा का पुत्र था उसको युवराज कहा जाता था। देवारिक किसे कहा जाता था, जो राज के द्वार का रक्षक होता था, जो राज के जो द्वार था उसकी जो रक्षा करता था उसको देवारिक कहा जाता था। अंत्यवेदिक अंतपुर का अध्यक्ष, जो महल की रख रखाव की जो व्यवस्था उसका जो अध्यक्ष होता था उसे अंत्यवेदिक कहा जाता था। समाहर्ता, जो राज के आय होती थी आय का संग्रह करता था, ये उस आय को कलेक्ट करता था, समाहर्ता। प्रशास्ता ये क्या था, प्रशास्ता ये कारागार अध्यक्ष होता था, प्रशास्ता। पारदे क्या था, कमिश्नर को कहा जाता था पारदे। ये पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। पोर क्या थे, नगर कोतवाल को पोर कहा जाता था। नायक नायक नगर रक्षा करने वाले को नायक कहा जाता था। दंडपाल सेना वस्तु एकत्र करने वाला, जो सेना होती थी उनसे जो संबंधित वस्तु थे उनके सामान को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को दंडपाल कहा जाता था। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था बिक्री कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अग्रोनोमई, ये कौन था, ये मार्ग निर्माण अधिकारी था। जो मार्ग के निर्माण का अधिकारी होता है उसको अग्रोनोमई कहा जाता था और ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। सैन्य विभाग का अधिकारी सेनापति कहलाता था। महामात्य सर्प किसे कहा जाता था, तो गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था, गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाली गुप्तचर संस्था को संस्था कहा जाता था। जो एक जगह ही रहकर गुप्त विभाग का कार्य करती थी उसको संस्था कहा जाता था। भ्रमण करके जो जगह जगह घूमकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। न्यायालय के न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था, रजुक भी पूछा जा चुका है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था। जो सरकार के अंडर में भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। जो अपने स्वतंत्र मन से जो वेश्यावृत्ति अपनाती थी उसको रूपा जीवा कहा जाता था मौर्य काल में। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता ली थी, तो ये कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी, पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ब्रह्मदत्त था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।